शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। फ्रंट पेज जैसे ही हम ओपन करते हैं न्यूज़ आई है, सीबीआई ने दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी, ठीक है। इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देखेंगे। देखिए, पीआईबी में भी हमने देखा कोई उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, इसलिए सीधे हम द हिंदू की तरफ आए और द हिंदू की पहली खबर देख रहे हैं सीबीआई से रिलेटेड। आप कंटिन्यू देखते हैं, सीबीआई, ईडी, दो तो जो एजेंसियां हैं वो कंटिन्यू न्यूज़ में रहते ही हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये एजेंसियां जांच में हमें दिखाई ज़रूर देती हैं। तो सीबीआई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी से हम न्यूज़पेपर की शुरुआत करेंगे। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मानी जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसको हमने 1963 में सेटअप करे थे, स्थापना करे थे। एक रिजोल्यूशन लेके आई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये ऑपरेट करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस। किसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत काम करती, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत ये काम करती है, ऑपरेट होती है। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो कि विजिलेंस से रिलेटेड केसेस देखता था, इसको सेटअप किया गया था 1941 में। बाद में इसको क्या है, मर्ज कर दिया जाता है। यहाँ रिकमेंडेशन दिया गया था किसके द्वारा? संथानन कमेटी के द्वारा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर गठित की गई थी। दूसरे नंबर की बात, ये जो है बताया जा रहा है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसने अपनी जो पावर है ये ली है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से। ये प्रोवाइड करती है सहायता किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को ही। और दूसरे नंबर की बात, इसको एक्सेप्टेड रखा गया फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत बाहर रख दिए हैं। मतलब यदि आपको कोई जानकारी हासिल करना हो इसके ऑफिस से तो आपको जानकारी आरटीआई एक्ट के माध्यम से हासिल नहीं होगी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी गतिविधियां की जांच करती है जो कि देश की एकता अखंडता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपनी जानकारी को शेयर नहीं करती है कि हम काम कैसे करते हैं। दूसरे नंबर की बात, इंडिया की जो ऑफिशियली डेसिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर लियाइसन विद इंटरपोल, मतलब इसको हमने इंटरपोल के हिसाब से भी डिज़ाइन किए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। अब एनआईए की बात करी जाती है, ये इन्वेस्टिगेट करता है कुछ इंसिडेंट, जैसे कि टेररिस्ट अटैक हो रहा कहीं पर, टेररिज्म से रिलेटेड कोई फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, टेरर से रिलेटेड अदर कोई क्राइम है, तो उनकी जांच कौन करता है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, एनआईए। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इसका जो हेड है वो होता है डायरेक्टर, मतलब एक आईपीएस ऑफिसर रहता है जिसकी रैंक रहेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, डीजीपी। इसके साथ साथ में सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर बाय सीवीसी एक्ट 2003, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, इसको 2 साल का टेन्योर दे दिया जा रहा है सीवीसी एक्ट 2003 के माध्यम से। फिर लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट 2013 है, इसको अमेंड किया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी? अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकमेंडेशन कौन देगा? 3 मेंबर कमेटी,
3 मेंबर वाली कमेटी बताएगी कि आप किसको जो है डायरेक्टर बनाएंगे। उसमें कौन कौन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे एज ए हेड, चेयरपर्सन बोल सकते हैं। इसके साथ साथ में इसमें अपोजिशन का लीडर रहेगा जो कि लोकसभा का होगा। इफ़ नो रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। यदि अपोजिशन पार्टी लोकसभा का भी कोई नेता नहीं है तो जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी होगी उसका नेता इसमें बैठेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं इसके साथ साथ में, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी जज बैठेगा। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन रहता है जिसके हेड रहते हैं एक डायरेक्टर। अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और रिकमेंडेशन दिया जाएगा सीवीसी के द्वारा 2 साल के लिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स को जिसकी रैंक रहेगी एसपी लेवल की, एंड उससे भी ऊपर भी हो सकता है वो, अबव इन सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी एज चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन भी उसको बनाया जा सकता है। इसके फंक्शन बताए जाते हैं, करप्शन, बाइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये इसके प्रमुख काम है। देखिए कहीं पर करप्शन हो रहा है, कहीं पर घूसखोरी चल रही है, ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, वहाँ पर भी सीबीआई जांच कर सकती है। इसके अलावा फिजिकल और जो इकोनॉमिक लॉ है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो भी जांच सीबीआई करेगी। कुछ सीरियस क्राइम है, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल रैमिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, इनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करती सीबीआई। कोऑर्डिनेटिंग एंटी करप्शन एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस फोर्स, इसके साथ साथ में कोऑर्डिनेट करती है जो एंटी करप्शन एजेंसी बनाई गई हैं और स्टेट पुलिस की जो फोर्स बनाई गई हैं उनका भी ये सहयोग करने का काम करती है। टेक रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एनी केस फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की आप रिक्वेस्ट लेते हैं यदि किसी केस को इन्वेस्टिगेट करना है तो। क्राइम का जो स्टैटिक्स है उसको मेंटेन करना, इसके साथ साथ में जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा दिलाने का काम भी यही करती है। और कुछ और भी हैं जैसे कि मर्डर है, किडनैपिंग है, रेप है, कुछ स्पेशल किस्म के रहते हैं जो चाहती राज्य सरकार की इसकी जांच होना चाहिए सीबीआई से, तो सीबीआई उसकी जांच करती है। अब प्रायर परमिशन की यहाँ पर कुछ बातचीत करी जा रही है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको किसकी ज़रूरत है, अप्रूवल की ज़रूरत है। कोई भी ऑफेंस कमिटेड बाय द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम करा था, इनवैलिड लीगल प्रोविजन दैट मेक प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी अगेंस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन करप्शन केसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि कितना मौका हम महिलाओं को दे रहे हैं, ठीक है, क्या महिलाओं के साथ में बराबर का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे फिर वो अन्य मुद्दा हो, उसी को लेकर के यहाँ पर बातचीत करी जा रही है। तो हम देखे हैं बहुत सारी उपलब्धि हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जेंडर इक्वालिटी के मामले में हम पीछे हैं, इसमें हमें आगे काम करने की ज़रूरत है। कई सारे जो बैरियर्स हैं जेंडर इक्वालिटी को लेकर के काफ़ी रिमूव किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ रोड ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको हमें हटाना ज़रूरी है। वुमेन हैव fought
हार्ड टू गेट प्रेजेंट। महिलाएं जो आज की स्थिति में हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में तो खैर जब से संविधान लागू हुआ है तभी से महिलाओं को वोट करने का अधिकार है। अमेरिका जैसी जगह की आप कल्पना करिए जहाँ पर कितने साल पहले तो वो आज़ाद हो गया था, संविधान भी था वहाँ पर, लेकिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1920 के दशक में मिला। यही बात फ्रांस में आ जाती है। महिलाओं की तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पर जो गरीब लोग थे उनको वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं था, किसान लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी को बताती है। तो अभी आज के टाइम में आप देख सकते हैं, आपका जो सपना है, आप जो करना चाहते हैं कर सकती हैं, जो बनना चाहती हैं वो बन सकती हैं, ठीक है, चाहे वो घर हो चाहे हो। लेकिन जो कपल की इक्विटी है ना, अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। द बैटल फॉर राइट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज़ बीन ए हार्ड फाउट one, but women have been successful at persuading government to initiate policy changes to improve their health and well-being। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है, कि किस प्रकार से महिलाएं जो है अपने बच्चे को जन्म देती हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करी जा रही है कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, इससे संबंधित जो उनके अधिकार हैं, इसके लिए उन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन महिलाएं अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए सरकारों को नीतिगत बदलाव शुरू करने के लिए राजी करने में काफ़ी सफल रही। भारत में महिलाओं को बेहतर लाभ देने के लिए 1961 में संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम समय समय पर चेंज करते रहे, उसमें बदलाव किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करी जाती है 1961 में जो कानून है उसको किस प्रकार से चेंज किया गया है। पेड मैटरनिटी लीव, ठीक है, पेड मैटरनिटी लीव को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 12 वीक था, उसको 26 वीक कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सरकार महिलाओं के बारे में सोचती है, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही है, लैंगिक इक्विटी को बढ़ावा दे रही है। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव टू ए पिटिशनर टू अप्रोच द यूनियन मिनिस्ट्री of Women and Child Development to frame a policy on menstrual plan leave has to be seen। और अभी हाल ही में हम एक न्यूज़ देखे थे और उसी के ऊपर ये एडिटोरियल भी छप गया है, ठीक है। कल या परसों हमने ये डिस्कस करे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने याचिका दायर किया था, मासिक धर्म के दौरान चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो औरत हो, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, आप सरकार के पास जाओ, सरकार यदि चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। पहले सरकार को पॉलिसी बनाने दो, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। एक बात और कही थी, इससे कंपनी महिलाओं को कम काम में रखेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट कंपनियों के बारे में सोच रहा है, महिलाओं के बारे में बात यहाँ पर नहीं करी जाती है। तो यहाँ पर एक बात ये निकलती है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से क्या एंगल समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर जो कलंक लगा हुआ है वो इससे कम नहीं होने वाला है, ठीक है, बल्कि इससे जो डिस्क्रिमिनेशन है ना और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का माइंड हमको यहाँ पर पता चलता है। फिर इंडिया की बात कर लें, केरल और बिहार, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल पेन लीव दी जाती है। मतलब कि जब महिलाओं का मासिक धर्म आता है, पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम में 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर केरल और बिहार की सरकार मेंस्ट्रुअल पेन लीव देती है। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस इट।
जोमेटो ने भी इस प्रकार से अपना काम चालू किया। तो इसका तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कई कई लोग ना, आप गांव में अभी भी देखना, ठीक है, जब मासिक धर्म के टाइम में, पीरियड्स के टाइम में महिलाओं से खाना नहीं बनवाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जोमेटो में जो महिलाएं काम करने वाली हैं उनको पीरियड्स आ रहा है तो लोग पसंद ना करें, ऐसे करके भी शायद जोमेटो ये सोचा होगा। इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन और जाम्बिया, ठीक है, ये देश ऐसे हैं जो कि मेंस्ट्रुअल पेन लीव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब इनके जो लेबर लॉ बनाए गए हैं उसमें ये छुट्टी शामिल है। कई सारी जो महिलाएं जो महिलाओं की वकालत कर रहे हैं, जो महिलाओं का पक्ष ले रहे हैं, have however decried the move, saying it will reinforce negative gender इनका कहना, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को केंद्र सरकार की झोली में डाल दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, और वो बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, मतलब बात ये हो गई है। और केंद्र सरकार इंडस्ट्री के बारे में यदि सोचने लग जाएगी जैसे कि अभी तक सोचते रही है, तो फिर बिल्कुल भी ये तो क्लियर ही है कि वो पीरियड्स लीव बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरी समस्याओं की बात करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ इन स्कूल एंड एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में और स्कूल में आप देखते हैं कि महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी कम है। टॉयलेट किस प्रकार से बनाए गए हैं सरकारी स्कूल में, आप हमारे गांव में आप जी जाकर के देख लोगे तो आज भी वहाँ के बच्चे वहाँ घुसते तक नहीं हैं, ठीक है, वो बाहर ही जाते हैं बाथरूम और टॉयलेट करने के लिए। तो अब आप सोच लीजिए, जब आपने वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं बनाए हैं और उस टाइम में आप कह रहे हैं कि नहीं हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, हमने तो ठीक है टॉयलेट बनाए हैं, लेकिन टॉयलेट बना देना अकेला बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बना कर के नाम कमा ले रहे हो, ये किसी काम का नहीं है। आप ये देखिए कि वो जो सुविधा है कंटिन्यू है कि नहीं है। आज से 50 साल पहले जो स्कीम आप चालू करे थे वो चल रही है कि नहीं है। टॉयलेट जो बनाए हैं वो आज चालू हैं कि नहीं है, साफ़ सफाई हो रही है कि नहीं, दरवाज़ा टूटे हैं कि कैसे हैं। तो इन सब को एड्रेस करने की हमें ज़रूरत है। स्पेशली हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो स्कूल हो, दोनों में ही हम जो है इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सैनिटाइजेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ वो बहुत कम देखते हैं। 2010 से लेकर के 2020 के बीच में परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन में गिरावट आई है 26 से लेकर के 19% की, ठीक है। आप देख रहे हैं 2010 में 26% महिलाएं काम करती थी, 2020 में 19% महिलाएं काम कर रही हैं। ये डाटा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब हमें क्या काम करना है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने की कोशिश करना है कि आप ज्वाइन करिए इस वर्कफोर्स को, आप काम करिए, काम में पार्टिसिपेट करिए। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट दे हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको हायर एजुकेशन देने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, गर्ल्स हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल सिंपली बिकॉज देयर आर नो टॉयलेट। कई बच्चियाँ तो ऐसी भी हैं टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है करके जो है स्कूल ही जाना बंद कर देती हैं, ऐसा भी हो जाता है। इन ए वर्ल्ड दैट शुड स्ट्राइव टू बिकम बेटर प्लेस फॉर ऑल, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइडर सोसाइटी। तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करिए कोई भी सेक्शन पीछे नहीं छूटना चाहिए। कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, ठीक है, ट्राइंग आउट 4 डे वर्क डेज, 4 डे वर्क डेज फॉर ए क्वालिटी लाइफ। कई कई देश ऐसे हैं, आप सोच लीजिए हफ्ते में 4 दिन करना है आपको, मतलब आप क्वालिटी वाली लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि कुछ अदर ऐसे हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं पैटर्निटी लीव सो दैट पेरेंटिंग कैन बी राइटली इक्वली शेयर्ड, ठीक है। पैटर्निटी लीव भी दिया जा रहा है, छुट्टी भी दिया जा रही, मतलब महिलाओं को तो छुट्टी आप दे ही रहे हो, पुरुषों को भी छुट्टी दीजिए, ठीक है, ताकि महिला तो अपने बच्चे की केयर करे ही, साथ साथ में
पुरुष भी अपने बच्चे की केयर कर सके। तो इस प्रकार से हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मतलब कि रास्ते में जो जेंडर इक्वालिटी के जो रास्ते में जो गैप हैं, ब्लॉकेज हैं, उनको हमें हटाना है। इसके बाद वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं पवन खेड़ा से रिलेटेड। पवन खेड़ा कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अपोजिशन वाले केंद्र सरकार की आलोचना करेंगे ही, कई सारे आरोप उनके ऊपर लगाएंगे ज़रूर, ये तो विपक्ष का काम ही होता है। उल्टा इधर से भी हमला होता है सरकार की तरफ से। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो आलोचना हो, कभी कभी उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, देश की अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं, दो ग्रुपों के बीच में शत्रु फैला रहे हैं, और बहुत सारी धाराएं उनके ऊपर देशद्रोही वगैरह की लगा दी जाती हैं। ये सब एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस बार जो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी, वो उसमें सेक्शन 153 लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में, ठीक है, कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं पवन खेड़ा, इनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि 153A होता क्या है। देखिए, आईपीसी की धारा 153A के हिसाब से देखें तो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, इन सब के हिसाब से विभिन्न अलग अलग ग्रुपों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देने, सद्भाव को बिगाड़ने के मामले में ये धारा लगाई जाती है। 3 साल का कारावास होगा, जेल होगा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसको 1898 में अधिनियमित किया गया था और मूल दंड संहिता का ये हिस्सा नहीं है। अब आप सोचिए, 1858 मतलब अंग्रेजों के टाइम का ये कानून है। अब हम एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो खेड़ा का जो अरेस्ट किया गया है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया। देखिए, इस प्रकार के जो आर्टिकल होते हैं ना, बहुत कम लिखे जाते हैं। ये सीधा सीधा कहना चाहिए गवर्नमेंट की आलोचना ये एडिटोरियल कर रहा है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से पुलिस का मिसयूज़ करती है, बाकी एजेंसीज़ का मिसयूज़ करती है, और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको दबाने का काम करती है। चाहे वो अपोजिशन के लीडर हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी आप देखेंगे, पहले देशद्रोह का कानून लगाती थी, उस कानून का इस्तेमाल करती थी सरकार, जिसको अंग्रेज लोग यूज़ करते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को दबाने के लिए। कई सारे कानून ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी है, ख़त्म कर दी, इसके बाद भी पुलिस उनका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने को भी मिले हैं हमको। तो जो खेड़ा की गिरफ्तारी की गई, इससे पता चलता है कि जो पुलिस है वो पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करती है। मतलब सरकार को गिरफ्तार नहीं करना है, लेकिन जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके ऊपर आप ज़रूर कार्रवाई करते हैं, और उसके लिए एक स्टेट नहीं, दूसरे स्टेट जाके आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इतनी प्रकार की तक हम कार्रवाई यहाँ पर देखे हैं। तो कांग्रेस नेता और उसके मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है, और गिरफ्तारी भले ही उतनी ज़्यादा लंबी नहीं हो और उनको जमानत मिल गई हो, लेकिन फिर भी कदम तो उठाया गया है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी किया था, ठीक है। तो इनको जो है एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इस ये